transgenesis. Transgenesis in plants. These are the plants that undergo genetic manipulation by the insertion of desired genes for the desired results. ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आप किसी भी प्लांट की एनिमल की जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं। कैसे जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं? अपनी मर्जी के जीन्स डाल, ठीक है, अपनी मर्जी के जीन्स डाल के आप उसकी जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं ताकि आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल हो सके। मेरी बात एक एक बात जरा गौर से सुनिए। आपको यहाँ जो फायदा हासिल करना है वो प्लांट से हासिल करना है, ठीक है, आपको यहाँ जो फायदा हासिल करना है वो प्लांट से हासिल करना है। आपने क्या किया, आपको ऐसा बैक्टीरियम चाहिए, ठीक है, आपको ऐसा बैक्टीरियम चाहिए जिसके अंदर जो है आप अपनी मर्जी का जीन डाल सकें, ठीक है, आप अपनी मर्जी का जीन डाल सकें। तो आपने जिस बैक्टीरियम का सहारा लिया है उस बैक्टीरियम का नाम है एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, आपने जिस बैक्टीरियम का सहारा लिया है उस बैक्टीरियम का नाम है एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, बैक्टीरियम का नाम है एग्रोबैक्टीरियम। इस एग्रोबैक्टीरियम की खास बात क्या है? इस एग्रोबैक्टीरियम की खास बात यह है, इस एग्रोबैक्टीरियम के अंदर एक खास किस्म का प्लाज्मिड मौजूद होता है। ये प्लाज्मिड कहलाता है पीआई प्लाज्मिड, ठीक है, इस एग्रोबैक्टीरियम के अंदर एक प्लाज्मिड मौजूद होता है, ये कहलाता है टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड की क्या खास बात है? इस टीआई प्लाज्मिड की खास बात यह है, ठीक है, इस टीआई प्लाज्मिड की खास बात यह है कि अगर ये किसी पौधे में, अगर ये किसी पौधे पे हमला करता है, आमतौर पे मैं से एक जनरल बात कर रहा हूं, अगर ये टीआई प्लाज्मिड होते हुए किसी पौधे पे हमला करता है तो हमला करने के बाद होता क्या है? हमला करने के बाद ये अपना प्लाज्मिड उसके अंदर जीन्स में डाल देता है, उसके डीएनए में शामिल कर देता है। तो इस पौधे को क्या हो जाता है? इस पौधे को कैंसर हो जाता है, ठीक है, इस पौधे को क्या हो जाता है? इस पौधे को कैंसर हो जाता है। इस टीआई प्लाज्मिड के इंसर्ट होने की वजह से इस पौधे को जो है वो कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा? साइंटिस्ट ने ये सोचा, ठीक है, अभी साइंटिस्ट ने क्या सोचा? साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम इस टीआई प्लाज्मिड में अपनी मर्जी का जीन डाल दें, ठीक है, हम इस टीआई प्लाज्मिड में अपनी मर्जी का जीन डाल दें। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने ऐसा ही किया कि अपनी मर्जी का जीन इसके अंदर डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल ये विटामिन ए बनाने वाला जीन, ठीक है, ये विटामिन ए बनाने वाला जीन है, ये इसके अंदर इन्होंने डाल दिया। या विटामिन ए बनाने वाला जो जीन है
विटामिन ए बनाने वाला जीन हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको हमला करवाया हमने किसके ऊपर, हमने राइस के पौधे पे हमला करवाया। तो मेरी बात जरा गौर से सुनी थी, ये जो बैक्टीरियम है जब राइस के पौधे पे हमला करेगा तो ये अपना डीएनए जो शामिल करकर ये राइस के पौधे में ये आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है विटामिन ए बनाने वाला जो जीन है ये भी उसमें शामिल कर देगा। ठीक है, ये वो भी शामिल कर दे। ठीक है, ये जो है ये आपके पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है विटामिन ए वाला वो भी इसके अंदर शामिल कर दे। ठीक है, जब वो भी इसके अंदर शामिल कर देगा इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जब राइस के पौधे के अंदर ये शामिल कर देगा, ठीक है, अब ये राइस का पौधा जब राइस देगा, अच्छा राइस के पौधे में तो ये शामिल कैसे करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बाग में गए चावल का पौधा ढूंढा और उसमें आपने ये हमला करा दिया, नहीं। चावल का पौधा जब सीडलिंग की हालत में यानी कि अभी बीज से निकला है, ठीक है, उस हालत में होता है तो आपको इस बैक्टीरियम का हमला उस वक्त कराना होता है। अगर बाग में गए और पौधे पे हमला करा दिया कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो जरूरत किस बात की है, जरूरत इस बात की है कि आपके पास आप चावल के पौधे को बिल्कुल सीडलिंग स्टेज में जो है वो हमला करवाएं। ठीक है, सीडलिंग फॉर्म में, सीडलिंग स्टेज में हम हमला करवाएंगे, बगैर उसके आप इसको प्रोसीड नहीं करें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जब चावलों के पौधे पे आपने हमला करवाया, ठीक है, सीडलिंग स्टेज में, तो अब चावल आपको कैसा मिल रहा है, आपको चावल विटामिन ए वाला मिल रहा है। ठीक है, अब चावल जो है वो आपको कैसा मिल रहा है, अब चावल जो है वो आपको विटामिन ए कंटेनिंग मिल रहा है। ठीक है, चावल अब आपको जो है वो विटामिन ए वाला मिल रहा है। सो दैट्स हाउ, इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से आपके पास, ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो है वो आपने पौधे के अंदर ट्रांसजेनेसिस की है। ठीक है, दैट्स हाउ यू प्रोसीडेड ट्रांसजेनेसिस। चावल आपको मिल रहे विटामिन ए वाले मिल रहे। आंखें खोल के देख लें, गौर से सुन लें कि यहाँ पे आप फायदा डायरेक्टली बैक्टीरियम से हासिल नहीं करेंगे बल्कि आप पौधे से हासिल करेंगे। ठीक है, अब आप पौधे से ये फायदा हासिल करेंगे, इसको कहते हैं हम ट्रांसजेनेसिस। अब डेफिनेशन पढ़ लें, ज्यादा प्लांट डेट अंडर को जेनेटिक मैनिपुलेशन, आपने अपनी मर्जी के जीन्स उसके मैनिपुलेट कर दी, तब्दील कर दी। ठीक है, अपनी मर्जी के जीन्स आपने क्या किए, जेनेटिकली मैनिपुलेट कर दी। ठीक है, ताकि आप डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल कर सकें। ठीक है, फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट्स, ताकि आप डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकें। चलें, तो ये ट्रांसजेनेसिस कहला रही है। अब उसकी और भी बहुत सारी मिसालें हैं। ठीक है, अब और भी बहुत सारी मिसालें हैं। पहली मिसाल मैंने आपको ये दी, दूसरी मिसाल क्या हो सकती है, दूसरी मिसाल ये है कि आप पौधों से गुड क्वालिटी प्रोटीन हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, आप पौधों से जो है वो गुड क्वालिटी प्रोटीन हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, आप पौधों से गुड क्वालिटी प्रोटीन जो है वो हासिल करना चाहते हैं। गुड क्वालिटी प्रोटीन क्या होते हैं, और से सुन लीजिए, देखें दो तरह के प्रोटीन होते हैं, गुड क्वालिटी प्रोटीन और बैड क्वालिटी प्रोटीन। दालें वगैरह जो होती हैं वो बैड क्वालिटी प्रोटीन्स के अंदर आती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ दालें वगैरह जो है वो बैड क्वालिटी प्रोटीन्स के अंदर आती हैं। गोश्त जो होता है ना, एनिमल मीट जो होता है वो गुड क्वालिटी प्रोटीन्स के अंदर आता है। ठीक है, एनिमल मीट जो है
वो दरअसल आपके पास गुड क्वालिटी प्रोटीन्स के अंदर आता है। तो आप अगर पौधों से गुड क्वालिटी प्रोटीन हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको उनकी जेनेटिक मैनिपुलेशन करना होगा। ठीक है, अपनी मर्जी के जीन्स आप डालेंगे। जब आप अपनी मर्जी के जीन्स डालेंगे तो अपनी मर्जी के जीन्स डालने पर क्या होगा, अब आपके पास पौधा जो है मोस्ट प्रोबेबली आपको जो गुड क्वालिटी प्रोटीन दे रहा है। अच्छा, किसी के जहन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि इसका मतलब है हम दालें खाते थे तो हम बैड क्वालिटी प्रोटीन खाते थे। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड और बैड क्वालिटी कब डिसाइड होती है? गुड और बैड क्वालिटी इस तरह से डिसाइड होती है कि मैंने अगर एक दाल का लुकमा खाया तो मुझे सारे अमाइनो एसिड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मैंने गोश्त का लुकमा खाया तो मुझे सारे अमाइनो एसिड जो मेरे जिस्म को चाहिए वो मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे आपको अमाइनो एसिड्स एक लुकमा खाने पे जो वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये कहलाती है आपके पास गुड क्वालिटी। तो अगर पौधों से अगर आप गुड क्वालिटी प्रोटीन हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको उसकी जेनेटिक मैनिपुलेशन करना होगा। ठीक है, आपको जेनेटिक मैनिपुलेशन करना होगी। इस तरीके से क्या होगा आपके पास, आप उसकी जेनेटिक मैनिपुलेशन करेंगे और जेनेटिक मैनिपुलेशन करने के बाद आप जो है, ठीक है, जेनेटिक मैनिपुलेशन करने के बाद आप जो है वो दरअसल गुड क्वालिटी प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी मिसाल एक और मैं आपको देता हूं, आप ही में से किसी की मदद से, जरा एक मिनट। अली मोहम्मद नासिर। सर सर आपकी आवाज़ नहीं आई, वापस कर सकते हैं? ट्रांसजेनेसिस की आप कोई मिसाल दें। सर ये एक दफ़ा हमने पढ़ा था क्लास में, जो प्लांट्स होते हैं इनमें वो ड्राउट रेजिस्टेंस और पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स भी डाल देते हैं। जबरदस्त, ताकि यानी कि ऐसा है कि देखें, आपने शायद ये बात सुनी हो कि पौधे अपने तौर पे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं, उसको कहते हैं फाइटोएलेक्सेंस। ठीक है, पौधे अपने तौर पे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं, उनको हम कहते हैं फाइटोएलेक्सेंस, EALEXINS एलेक्सेंस। और फाइटोएलेक्सेंस की काफी सारी टाइप्स हैं। ठीक है, फाइटोएलेक्सेंस की काफी सारी टाइप्स हैं। तो अगर आपसे बात की जाए, फाइटोएलेक्सेंस की काफी सारी टाइप्स हैं। ये पौधे जो बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह उससे लड़ती हैं। अब पेस्टिसाइड्स वगैरह आपको छिड़कना पड़ते हैं, व्हाई नॉट कि आप पौधों की जेनेटिक मैनिपुलेशन कर दें कि वो खुद से ये पेस्टिसाइड्स बना लें, और क्या उससे आपको सेफ्टी हासिल हो जाए। आप देखें, आजकल टिड्डी दल ने हमला किया हुआ है। कपास की फसल, आम की फसल और पता नहीं कितनी फसलें जो है वो आपके पास हार्म कर रहे हैं टिड्डी दल। तो ये आपके पास अगर पौधों को इस काबिल बना दें कि वो जो पेस्ट हमला कर रहे हैं, जो इंसेक्ट्स हमला कर रहे हैं, उनके खिलाफ काम कर सकें, इससे क्या होगा आपके पास, इससे जो है वो आपको छिड़कना नहीं पड़ेंगे। ठीक है, और कोई मिसाल दो। तीसरी मिसाल होगी। ठीक है, चौथी कोई मिसाल दो। सर फिर ये ट्रांसजेनेसिस नहीं होगा। एक मिसाल थी मेरे जहन में क्या? कि अगर किसी प्लांट के पास अच्छी जीन्स हैं तो उसी को अगर हम प्रमोट करते रहे, मतलब उसी में इंटरब्रीडिंग कराते रहे। मतलब जीन्स आप उसमें से निकाल के जो जिसमें जीन्स नहीं उसमें डाल दें। नहीं, डाले नहीं, बेसिकली यही ट्रांसजेनेसिस नहीं हुआ ना फिर, कि जो गुड क्वालिटी जीन्स हैं उन्हीं को हम इंटरब्रीड कराते रहे। मैं समझा नहीं। देखें, ट्रांसजेनेसिस में तो ये है कि आपने अपनी मर्जी के जीन्स किसी पौधे के अंदर डालने, जी। प्लांट्स की। तो इस तरह की कोई मिसाल दी ना। हाँ। अच्छा, एक छोटी मैं आपको मिसाल की तरफ लेके आता हूँ, जरा मुझे बताएं, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में क्या फर्क है? एक फ़र्क ये था कि C4 अपने है ना एक आध स्टेप बचा लेता है। तो वो डायरेक्ट उसको मैं कहता हूँ केल्विन साइकिल।
एक स्टेप होता है केल्विन साइकिल से पहले, वो जरूरी नहीं होता उसके लिए, वो स्किप कर सकते हैं, उसके बगैर वो काम चला लेते हैं अपना। राइट। आप सर मुझे रिमाइंड कराते हैं, मुझे याद C3 नहीं। और C4 प्लांट जो है दोनों की एफिशिएंसी में किस चीज का फर्क? C3 और C4 प्लांट्स की एफिशिएंसी में किस चीज का फर्क? ग्लूकोज सर। ग्लूकोज नहीं। उसका तो सर याद नहीं पड़ रहा मुझे। सोचो भाई सोचो, याद क्यों नहीं पड़ा? याद क्यों नहीं पड़ा? सुनिए सारे गौर से, C3 C4 प्लांट्स में क्या फर्क है? उमैया जरा हाथ तो खड़ा करो। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आ रही होती है ना नाम। हाँ, नाम तुम्हारा नीचे होता है। अरे वो तीन तीन लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया भाई, जबरदस्त। पहले उमैया से पूछता हूँ। उमैया अनम्यूट करने दे मुझे। जी सर। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, C3 प्लांट्स में और C4 प्लांट्स में क्या फर्क है? सर C3 प्लांट्स में वो जो लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड RuBP के साथ कंबाइन होकर 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जो कि फिर बाद में जो है 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, इसलिए वो C3 होते हैं। और जो C4 होते हैं उसमें 4 कार्बन एटम्स वाला बनता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। जो आपका लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है C4 प्लांट्स में, जब पहली दफा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, ठीक है, जब पहली दफा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने पे वो क्या बनाता है? 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। 4 कार्बन कंटेनिंग। जी। उसका नाम क्या है? जी सर। कह रहा हूँ जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड C4 प्लांट से बनता है उसका नाम क्या है? सर नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा मेरी बात जरा रिकॉल करें, फॉस्फोइनोल पायरोवेट होता है C4 प्लांट्स में, ठीक है। फजा कम से कम अगर फजा में कार्बन डाइऑक्साइड होगी मौजूद, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉस्फोइनोल पायरोवेट अपने साथ कंबाइन कर लेगा और 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। इस प्लांट की खास बात यह है कि यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम है PEP कार्बोक्सिलेज, ठीक है। ये C3 प्लांट्स के पास नहीं होता। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर ये जो बातें मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए नहीं, अव्वल तो नहीं होनी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों के लिए नहीं है तो मेरी इतनी सी बात सुन लें कि C3 प्लांट्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो फोटोसिंथेसिस रोक देती, लेकिन C4 प्लांट्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड फजा में कम होती है तब भी वो फोटोसिंथेसिस जारी रखते हैं, क्योंकि इनके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है PEP कार्बोक्सिलेज, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। ये एंजाइम इनके पास मौजूद होता है। इस एंजाइम की मौजूदगी की वजह से ये फजा में कम से कम भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी तो आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेंगे, ठीक है। फजा में कम से कम भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी तो ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली पता। मैं से बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जो C4 पौधों के पास इतना अहम एंजाइम है PEP कार्बोक्सिलेज, वाई नॉट कि आप इसका जीन जो है वो PEP कार्बोक्सिलेज का जीन आप C3 पौधों में डाल दें। जब आप C3 पौधों में इसका जीन डाल देंगे, ठीक है, जब C3 पौधों के अंदर आप इसका जीन डाल देंगे
तो C3 पौधों में इसका जीन डालने पर, ठीक है, C3 पौधों में इसका जीन डालने पर अब क्या होगा, अब होगा ये, ठीक है, अब होगा ये कि आपके पास अब C3 पौधे जो है वो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड फजा में होगी 0.0001 भी, तब भी वो ट्रैप करने की एबिलिटी रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने प्लांट को जेनेटिकली मैनिपुलेट कर दिया और अब क्या हुआ, आपने C3 को बना दिया C4 प्लांट्स, ठीक है। तो ये भी एक मिसाल होती है। मैं ट्रांसजेनेसिस में इतनी देर से रुका हुआ इसलिए उसके बहुत सवालात इंपॉर्टेंट हैं और आते हैं, ठीक है। चले उमैया, बात समझ में आ गई बेटा आपकी? जी सर। आप बिल्कुल सही बता रही थी, ठीक है। आपने, मुझे बहुत खुशी हुई कि RUBP राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है और 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनाता है, लेकिन फौरन वो 2 में टूटता है, उसके अंदर दोनों में 3 कार्बन होते हैं, जिसलिए हम इसको C3 प्लांट्स कहते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसको कहते हैं ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बस C4 प्लांट्स में याद रख लें कि C4 प्लांट में एक एडिशनल कंपाउंड मौजूद है, PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट। वो PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होने की वजह से फजा से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। जी सर। चलें, तो ट्रांसजेनेसिस के प्लांट्स के बारे में बात हो गई। इसमें आप, अच्छा मेरे पास कुछ हैंड रेज हो रहे हैं, मैं जरा उनको एड्रेस कर लूं, फिर मैं आगे बात करूं। सर हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर हम किसी भी प्लांट, हमारी पहले तो ये बताएं कि आप किसी पिंजरे के पास बैठी हुई है? नो सर। अच्छा, मैं समझे शायद आसपास परिंदे, वैसे मुझे परिंदों का बड़ा शौक है। कोई बात नहीं, परिंदे ही तो है, क्या हुआ? आप बताओ सवाल। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि अगर हम किसी भी प्लांट का अपने डिजायर्ड जीन या किसी और प्लांट में ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो सर जो हमने जिस प्लांट का जीन किसी और प्लांट में ऐड किया है तो उसमें म्यूटेशन या चेंजेस पाई जाएंगी उस प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक के, जो जीन हमने जिस प्लांट का ऐड किया है, इंसर्ट किया दूसरे प्लांट में। बेटा बात सारी है कि बिल्कुल पाई जा सकती हैं, ये तो आप जब रिसर्च करते हैं, ठीक है, जब आप रिसर्च करते हैं, पहली बात तो बेटा ये है कि जो आपके पास 30 से 35 हज़ार जीन्स इंसानों में एक सेल में मौजूद हैं, प्लांट्स में भी चले 30-35 हज़ार नहीं होंगे उस पौधे में, 3,000 तो होंगे, 3-4 हज़ार तो होंगे ना। अब वो जो जीन आपने डाला है, वो जीन जाके क्या होगा, वो DNA के साथ जाके लग जाएगा। वो DNA के साथ लग जाएगा। अब वो जो ऑलरेडी DNA मौजूद है वो उसके साथ एडजस्ट हुआ नहीं हुआ, ये आउटकम बाद में डिपेंड करता है कि इसका आउटकम क्या है, ठीक है। बाद में आने वाली चीज पे डिपेंड करता है कि उसका आउटकम जो है वो दरअसल क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड। यस सर। तो वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी म्यूटेशंस पाई जा सकती हैं। म्यूटेशन तो बेटा ये होता है ना, एनी जेनेटिक चेंज। आपने किसी के साथ जीन मौजूद है, उसकी जो सीक्वेंस है वो आपने चेंज कर दी, रेडिएशंस जाके गुजरी, उन्होंने बेसिस को हिट किया, वो वहां से ब्रेक हो गई, इसलिए हम कह रहे हैं म्यूटेशन। आपने अपनी मर्जी का जीन डाल दिया, ये भी म्यूटेशन के अंदर आ सकता है, लेकिन ये कि ये फेवरेबल म्यूटेशन हो सकती है। आपने पढ़ा होगा ना, अनफेवरेबल म्यूटेशन और फेवरेबल, ये फेवरेबल म्यूटेशन के अंदर आ सकता है, ठीक है। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि C4 प्लांट्स के पास जो एंजाइम होता है वो उसका नाम एक बार रिपीट कर दें, और दूसरा ये कि जो एग्रोबैक्टीरियम में जो TI प्लाज्मिड होता है तो वो उस वाले प्लांट में जाके कैंसर क्यों कॉज करता है? मैं नाम बोल के लिख दिया, PEP कार्बोक्सिलेज, पूरा नाम लिख देता हूँ, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। सही सर। दूसरा सवाल बेटा क्या था, बोलो। सर दूसरा सवाल ये था कि जो एग्रोबैक्टीरियम में जो TI प्लाज्मिड होता है तो वो राइस प्लांट के अलावा जो दूसरा वाला पौधा था उसमें जाके वो कैंसर क्यों कॉज करता है?
बेटा आप मुझे ज़रा ये बताएं कि जब राइस प्लांट में आपने डाला है तो आपने टीआई प्लाज्मिड की जो सीक्वेंस थी वो म्यूटेट कर दी, अपनी मर्जी का जीन डाल के वो टीआई प्लाज्मिड अपना असर खो चुका है, ठीक है। जी अच्छा, अब जब आपने वो अपने तौर पे किसी बैक्टीरियम प्लांट के अंदर हमला करता है, टीआई प्लाज्मिड जब साबुत होता है तो वो उसकी जीन की सीक्वेंसिंग ही ऐसी है कि वो माइटोसिस को प्रमोट करता है, नॉर्मल माइटोसिस को प्रमोट करता है, उसके अंदर कैंसर हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा है, याद रखें कि इंसानों में अगर कैंसर हो लिवर का तो वायरस रिस्पॉन्सिबल है कि इंसानों में लिवर का कैंसर कॉज करे। और अगर प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में जो कैंसर कॉज होता है वो आपके पास खास तौर पर ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये दरअसल प्लांट्स में कैंसर कॉज करता है। सही है, थैंक यू सर। चलें, ट्रांसजेनेसिस एंड प्लांट्स के बारे में बात हो गई। एग्रोबैक्टीरियम अगर ये सब चीज़ें आपने भूलनी नहीं है। इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूँ ट्रांसजेनेसिस इन एनिमल्स की, ठीक है। जब आपने इतनी बात सुन ली, अब ट्रांसजेनेसिस इन एनिमल्स मुश्किल नहीं है, ठीक है, छोटी सी बात करनी है, बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ट्रांसजेनेसिस इन एनिमल्स को जरा देख लें। इसमें क्या करते हैं, आप अपनी मर्जी के जो डिजायर्ड जीन होते हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी के जो डिजायर्ड जीन होते हैं वो आप एनिमल्स में डालते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी के जो डिजायर्ड जीन है वो आप किसमें डाल देते हैं, वो आप एनिमल्स में डाल देते हैं, ठीक है। कैसे डाल लेते हैं, मिसाल है आपके पास लैक्टोफेरिन, इसका कामयाब तजर्बा किया गया कि लैक्टोफेरिन एक एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग एंटीरियर बैक्टीरियल प्रोटीन है। इसको उन्होंने डाला काऊ के एम्ब्रियो में, ठीक है। जब उन्होंने इसको काऊ के एम्ब्रियो में डाला तो काऊ के एम्ब्रियो में डालने पर, ठीक है, इन्होंने इसको काऊ के एम्ब्रियो में डाला। काऊ के एम्ब्रियो में डालने पर क्या हुआ, काऊ के एम्ब्रियो में डालने पर अब आपके पास ये देखें, ये काऊ का एम्ब्रियो है, काऊ की बॉडी से ये एम्ब्रियो निकाला और इसके ऊपर वायरस के अंदर ये जीन डालकर आपने एम्ब्रियो पे हमला करा दिया और इस एम्ब्रियो को जो काऊ की बॉडी से आपने निकाला था दोबारा से काऊ की बॉडी में डाला, ठीक है। आपने इस एम्ब्रियो को दोबारा से काऊ की बॉडी में डाल दिया। जब आपने इस काऊ के एम्ब्रियो को दोबारा से काऊ की बॉडी में डाल दिया, ठीक है, जब आपने इस काऊ के एम्ब्रियो को दोबारा से काऊ की बॉडी में डाल दिया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ आपके पास, इससे ये हुआ कि गाय का बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, नाउ इट इज प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड इट इज कंटेनिंग लैक्टोफेरिन, ठीक है। Now the milk it is producing containing lactoferrin which has marvelous antibacterial action. आमतौर पे नॉर्मल काउ मिल्क बच्चों को इसलिए देने को मना करते हैं, छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स वगैरह को, छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स वगैरह को, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और काउ मिल्क जो है उसमें एंटी बैक्टीरियल एक्शन नहीं होता, तो बच्चों को इन्फेक्शन वगैरह, गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह बहुत कॉमनली हो जाता है। जब बच्चों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉमनली हो जाता है, इससे क्या होता है आपके पास, इससे जो है वो बच्चों की जान को खतरा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चों की जान को खतरा होता है, बच्चे मर सकते हैं। तो
आपके पास इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से नाउ द काउ मिल्क इज प्रोड्यूसिंग, इट इज कंटेनिंग लैक्टोफेरिन। अभी आपके पास लैक्टोफेरिन जो कंटेन कर, ठीक है। चलें, दिस इज द ट्रांसजेनेसिस इन एनिमल्स, ठीक है। ये आपके पास एनिमल्स के अंदर ट्रांसजेनेसिस, कर लें, नोट कर लें। यहाँ पे आपने वायरस का सहारा लिया। वायरस का सहारा इसलिए लिया है कि वायरस एनिमल सेल्स पे परमिएबल बड़े आराम से होते हैं, ठीक है। और बाज वायरसेस एनिमल्स में कैंसर कॉज करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो कैंसर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो आपके पास बैक्टीरिया, ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर कैंसर कॉज करते हैं। चलें, कर लें, इसको नोट कर लें। ठीक है, किसी ने कोई सवाल पूछना है पूछ ले, फिर उसके बाद आगे बात करूं आपसे। ट्रांसजेनेसिस इन एनिमल्स के बारे में बात हो गई है। अच्छा, इसके बाद सोच रहा हूँ कि आपको कोई और कॉमन टर्म जो रह गई हो, पहले मैं आपको वो बता दूं। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको बताया ही नहीं। चलें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जितनी भी बात बता सकता हूँ आज की क्लास में, टॉपिक बड़ा है, ठीक है। शुरुआत करता हूँ, ठीक है, शुरुआत करता हूँ आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताने में, ठीक है। टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो जिस तरह दो इंसानों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है। जिस तरह दो इंसानों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, बिल्कुल इसी तरह आपके पास जब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी तो इंट्रोड्यूसर ने ये दावा किया था कि 1 बिलियन पीपल में भी दो इंसानों का डीएनए फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता। एरल नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, इसकी डिस्कवरी की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब किसी के जहन में ये बात है कि क्या मतलब, डिटेल्स क्या है, तो और से सुन लीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिस प्रिंसिपल पे काम करती है वो प्रिंसिपल कहलाता है आपके पास रिफ्लिप्स, ठीक है। जिस प्रिंसिपल पे ये काम करती है वो असूल क्या कहलाता है, वो असूल कहलाता है रिफ्लिप्स, RFLPS, ठीक है। जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है वो प्रिंसिपल कहलाता है रिफ्लिप्स। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म,
ठीक है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पहले मैं आपको उसका तर्जुमा बता दूं रिफ्लेक्स का, कि आप सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से दुनिया के तमाम लोगों के डीएनए के टुकड़े करें। ठीक है, दुनिया के तमाम लोगों के डीएनए के टुकड़े करें, तो उन तमाम लोगों के डीएनए के टुकड़ों की जो लेंथ है उसमें आपको फर्क मिलेगा। ठीक है, उन दुनिया के तमाम लोगों के डीएनए के टुकड़ों की जो लेंथ होगी उसमें आपको फर्क मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिफ्लेक्स यानी कि रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये कहलाता क्या है? ये कहलाता है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, अब सुनिए जरा गौर से, करते कैसे हैं इसके पे थोड़ा बैकग्राउंड सुने। जब सबसे पहले दुनिया में ये इंट्रोड्यूस हुआ, अमेरिका में खातून का कत्ल हुआ और जय वारदात से कुछ बाल मिले जो उस खातून के नहीं थे बल्कि जो कत्ल करने वाले के थे, यानी कि खातून ने मजामत की होगी। ठीक है, जो बाल मौजूद थे वो बाल दरअसल मौजूद थे, इसको हम कहते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक मेडिसिन वाले क्या कहते हैं? फॉरेंसिक मेडिसिन वाले कहते हैं कि जो आपके पास बाल वहां से मिले थे उस खातून के नहीं, वो मोस्ट लाइकली उस कातिल के। बाल की जो बेस होती है उस पर एक सेल होता है। ठीक है, अब उसके अंदर डीएनए मौजूद है, सेल है तो डीएनए मौजूद है। तो आपको क्या करना है? आपने उस सेल से डीएनए हासिल करना है और उससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है। तो अगर किसी ने ये बात पहले नहीं सुनी हुई तो उसके जहन में आ रहा होगा कि सर अगर वो सेल ज़ाया हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो देखें, अगर एक सेल भी मौजूद है, बाल का एक जर्रा मौजूद है और बाल के पीछे आपके पास वो पीछे उसकी जो सेल है वो मौजूद है, तो और से सुन लीजिए कि आप पीसीआर के जरिए उसकी 1,00,000 कॉपियां बनवा सकते हैं। ठीक है, आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए आप तकरीबन जो है आप उसकी 1,00,000 कॉपियां बनवा सकते हैं। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए आप उसकी 1,00,000 कॉपियां बनवा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? अब आप उसको कंपेयर करेंगे जो आपके पास दूसरे लोगों से। अब ये जो पुलिस वगैरह थी इसने क्या किया? इसने आसपास के 65,000 लोग, ठीक है, आसपास के 65,000 जो लोग हैं उन्होंने उनके ब्लड सैंपल्स ले लिए। ठीक है, 65,000 लोगों के उन्होंने ब्लड सैंपल्स ले लिए और 65,000 लोगों के ब्लड सैंपल्स लेने के बाद, ठीक है, उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। आखिरकार कातिल पकड़ा गया। ठीक है, आखिरकार कातिल जो है वो पकड़ा गया। वो किसी टायर शॉप पे जो है वो मुलाजमत करता था। ठीक है, वो किसी टायर शॉप जो है वो उस पे जो है वो मुलाजमत करता था। चलें, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस तरीके से सबसे पहले जो वो इंट्रोड्यूस हुई और इस तरीके से कातिल जो है वो पकड़ा गया। ठीक है, तो जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अगर अप्लाई करेंगे, ठीक है, आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब अप्लाई करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अप्लाई करने पे जो डीएनए के टुकड़ों की जो लेंथ होगी उसमें आपको फर्क मिलेगा। ठीक है,
डीएनए की जो टुकड़ों की लेंथ होगी उसमें आपको फर्क मिलेगा। इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, अब करते कैसे हैं, पहले आप मेथड सुन लें, फिर मैं वजह बताता हूँ कि भाई इसमें ऐसी क्या चीज है, डीएनए की जो टुकड़ों की लेंथ में जो फर्क आता है वो आता ही क्यों। ये इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये डीएनए मौजूद है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये डीएनए मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर सेम रिस्ट्रिक्शन इन 9 है वो डालना। आपने सेम रिस्ट्रिक्शन इन 9 है वो दोनों के अंदर डालना है, ठीक है। दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आपने सेम रिस्ट्रिक्शन इन 9 डालने हैं। वो क्या करेंगे, वो डीएनए के टुकड़े करते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो डीएनए के टुकड़े करते हैं। अब ये मौजूद है आपके पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट, ठीक है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट जो वो मौजूद है। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट की खास बात यह है कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको पूरे उसके अंदर आपको जेल मिलेगा। इसके अंदर आपको दो पोल मिलेंगे, एक नेगेटिव पोल मिलेगा और आपको एक पॉजिटिव पोल मिलेगा, ठीक है। आपको इसके अंदर दो पोल मिलेंगे, ठीक है, एक नेगेटिव पोल है और एक पॉजिटिव पोल। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने ये सैंपल यहां डाला है, नेगेटिव पोल पे क्यों डालेंगे, छोटी छोटी बातें आपको बतानी चाहिए कि आपसे पूछी जा सकती है। नेगेटिव पोल का आप इसलिए डालेंगे कि डीएनए के अंदर फॉस्फेट मौजूद होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। डीएनए के अंदर फॉस्फेट मौजूद होता है तो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो आप क्या करेंगे, जो ड्रॉप्स हैं आप इसमें से इसको टेस्ट ट्यूब में से ड्रॉपर्स की मदद से आप इसके अंदर डालेंगे। जब आप इसके अंदर डालेंगे और आप करंट अप्लाई करेंगे, करंट पास करेंगे, तो यहां से डीएनए के टुकड़े फैलते हुए कहां जाएंगे, पॉजिटिव पोल की जानिब बढ़े। यहां से डीएनए के टुकड़े जो हैं ठीक है, ये काम बढ़ेंगे, ये पॉजिटिव पोल्स की जानिब बढ़े, ठीक है। ये पॉजिटिव पोल्स की जानिब बढ़ेंगे, ये पॉजिटिव पोल्स की जानिब बढ़ेंगे, तो पॉजिटिव पोल्स की जानिब बढ़ने पर आपके पास आपको यहाँ पे ये पैटर्न नजर आए। अगर ये दोनों पैटर्न सेम होंगे तो आप इसी लेवल पे आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है, आप इसी लेवल पे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपके पास जो है, ठीक है, आप इसी लेवल पर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये दोनों एक ही उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये दोनों जो है वो एक ही उससे बिलोंग करते हैं। तो आप ये चीज इसको आइडेंटिफाई कर लें। अच्छा, ध्यान में आएगा सर, इससे यहीं तक होता है, इससे आगे होता है, इससे आगे भी होता है, ठीक है। इससे आगे क्या होता है, इससे आगे होता है, इसको हीट करते हैं तो डीएनए के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाती है। जब डीएनए के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है तो अब आप उसके ऊपर डीएनए प्रोब्स डालते हैं। डीएनए प्रोब्स डालने के बाद फिर आप एक नायलॉन की मेम्ब्रेन ऊपर रखते हैं, वो उसके साथ चिपक जाता है सारा डीएनए। फिर आप उसकी एक्सरे इमेजिंग करते हैं। एक्सरे इमेजिंग करके आपके पास एक जो इमेज हासिल होती है, तो अब आप उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लेते हैं। ये आपके पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रिंट रेडी हो गया। अभी रिसेंटली जो जहाज का हादसा हुआ है, तो उसमें जो भी 97 की जो डेथ हुई है, उसमें तकरीबन ऐसा 30-35 के करीब आइडेंटिफाई हुई है बॉडीज। बाकी जो है वो इतनी ज्यादा बर्न्ड हो गई थी कि उनको आइडेंटिफाई नहीं हुई।
ठीक है, 2 लोग इसमें सेव हुए थे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए, और उनके घर वालों को जो बुला रहे थे वो इसलिए बुला रहे थे कि भाई आप अपना ब्लड सैंपल दे दें, जो मरने वाला है हम उसका सैंपल लेके उसके जिस्म से सेल डीएनए वगैरह लेकर अब हम उससे कंपेयर कर लेंगे, अगर सेम होगा तो वो उससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो वो दरअसल उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके उन जो रिमेनिंग जो क्या अनआइडेंटिफाइड बॉडीज थी उनकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके रख लिया। अब जो लोग आते जा रहे हैं उनसे वो कंपेयर करते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बुरसा के हवाले जो वो डेड बॉडीज की हैं। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बुरसा के हवाले डेड बॉडीज की। तो ये चीज आपके पास आइडेंटिफिकेशन में कि आइदर वो पर्सन किससे बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये इस चीज को आइडेंटिफाई करने में ये मदद देती है। ठीक है, चलें, अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे बात कंटिन्यू है, इतना आप कॉपी कर लें। ठीक है, यहीं से इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई बात आपने पूछनी हो एड्रेस कर सकते हैं, नोट कर लें जो आपके बोर्ड पे। बराए मेहरबानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसको भी समझनी है, ये रिफ्लेक्स का नाम जरूर याद रखें। मैं रिफ्लेक्स की स्टेटमेंट लिख देता हूं। डीएनए रिप्रेजेंट्स द variation in restriction sites and thus the length of restriction fragments and inherited difference, किताब में से पढ़ लीजिएगा, an inherited difference in pattern of restriction called restriction fragment length polymorphism. DNA represent the variation in the restriction sites and thus the length of the restriction fragments. यानी कि जो same restriction enzymes apply करेंगे तो तमाम दुनिया के जो लोग हैं उनके जो डीएनए के टुकड़ों की जो लेंथ होगी उनमें आपको फर्क मिलेगा। ये जो आप इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पे डीएनए के टुकड़े पड़े हुए देख रहे हैं, इनमें जिसका साइज कम होता है वो दूर तक जाते हैं, जिनका साइज ज्यादा होता है वो करीब तक रहते हैं। उससे एक पैटर्न हासिल होता है। एंड thus the length of the restriction fragment, जेल पड़ी होती है तो वो उस पर फिसलते हुए जाते हैं। And thus the length of the restriction fragments and inherited difference in the pattern of restriction called restriction fragment length polymorphism. ठीक है, ये inherited difference क्या कहलाता है? ये inherited difference कहलाता है restriction fragment length polymorphism। चलें, देखिए एक बात बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी आप देयर इज ऑलवेज टू एंड क्लैपिंग, घर बैठ के पढ़ें इसको। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वरना आपको आने का नहीं है, बता रहा हूं। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को वो चैप्टर्स पढ़ाता हूँ जो उनको टेढ़े लगते हैं। ठीक है, जो टेढ़े लगते हैं स्टूडेंट को चैप्टर सबसे पहले मैं वो पढ़ाता हूँ, या कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आया ही आया, तो बराए मेहरबानी इसको जरा सही से कर लें। मैंने आपसे कहा जिस चैप्टर को आप सबसे पहले अच्छे से अच्छा करेंगे उसके बाद ये होगा कि आप बाकी चैप्टर्स को उस लेवल पे लेकर आ सकेंगे। ठीक है, चलें, इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। द टाइम इज ओवर।